हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आगे हम आज इस वीडियो में 21 नंबर से लेके 30 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की समितियों एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे समिति एक साइड में दी हुई है, एक साइड में अध्यक्ष दिए हुए हैं। यहाँ से आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, मीन्स जो मैच है वो कौन सा मैच सही है। तो फर्स्ट क्या है, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। नहीं, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब फ्रेंड्स आप संविधान सभा की समितियों का जो चैप्टर है पॉलिटी में, उसको पढ़ेंगे और उसको लर्न करेंगे, तब आपको पता चलेगा। वहाँ पे सब समिति दी हुई है और उनके अध्यक्ष के नाम भी साथ में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक आध तो आ ही जाते हैं मैच करने वाले, ठीक है। मैच करना होता है या फिर उनकी मैचिंग दी होती है, उनको बताना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी नहीं थे, बल्कि कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला मैचिंग तो रॉन्ग हो गया। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके। संचालन समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे हमारे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी मैच रॉन्ग है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ मतलब इसमें से कोई भी सही मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आगे चला गया है, बस जस्ट मिनट, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं। संविधान की मूल संरचना की यहाँ पे बात हो रही है, मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा। जी हाँ, ये तो है संरचना के तत्व। फिर संविधान में संशोधन हेतु संसद की समिति शक्ति, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा संविधान है किसी भी विशेष धर्म के
मीन्स हम ये कह सकते हैं किसी भी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं होता है, ये हमेशा धर्मनिरपेक्ष है। यानी हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर की मान्यता देता है, बराबर उसको समझता है, बराबर उसको मानता है। ठीक है, तो ये भी हमारी संविधान की मूल संरचना का तत्व है। तो यहाँ पे हमारा ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पहला भी सही है, दूसरा तीसरा भी सही है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो हमारा आर्टिकल 76 है उसमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, उसके पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, पोजीशन के बारे में। वह भारत के सॉलिसिटर जनरल के अधीनस्थ होता है। तो फ्रेंड्स सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल के अधीन होता है कौन? महान्यायवादी नहीं, तो ये स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी के कार्यों में सहायता करने के लिए होता है। सॉलिसिटर जनरल का पद महान्यायवादी से छोटा होता है। महान्यायवादी उच्च पद होता है जबकि सॉलिसिटर उससे नीचे के पद में आता है। तो यहाँ पे दिया है कि महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल के अधीन होता है। ठीक है, तो अधीन नहीं होता है, जबकि महान्यायवादी क्या है? बॉस है। और सॉलिसिटर क्या है? सॉलिसिटर जनरल क्या है? उनके असिस्टेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट केवल पहला सही है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको ना गूगल से अच्छे से, ये इतना जो अंडरलाइन किया है मैंने, इसको आप टाइप करके गूगल से अच्छे से पढ़ लें। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, आप इसको गूगल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अणुओं के रमन प्रकीर्णन संवर्धन पर आधारित है। आणविक पहचान हेतु प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इस तकनीक का उपयोग डेंगू के तीव्र निदान में किया जाता है। तो बोथ आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये हो गया। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। फ्रेंड्स जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो करंट अफेयर्स का था, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। आप उसको, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको अगर नहीं मिलता है कहीं भी तो आप गूगल से डायरेक्ट उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आयोग इसीलिए ही बनाया गया है कि ये अनुसूचित जातियों और उनके शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा कर सके। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, जो कि है यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट करेक्ट। दूसरा देख लेते हैं। यह अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन या बहिष्कार को निर्देशित करता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि NCSC एक आयोग है। ये जातियों के बहिष्कार और समावेशन को डिसाइड नहीं कर सकता। इसके लिए तो संविधान में कानून बनाना पड़ता है और राष्ट्रपति को ही इसका अधिकार है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जहाँ पे है वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अभी बच्चा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड इज़ करेक्ट। फिर भी इसको भी पढ़ लेते हैं। यह राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा के उपायों पर किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह राष्ट्रपति को, यह मतलब यहाँ पे NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों पर किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा C। 26 नंबर देखते हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किन में अनुच्छेदों को अंतः स्थापित किया गया था। मीन्स किस में संशोधन किया गया था और उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये बात कह रहा है कि 86वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 2002, उसके द्वारा भारत के संविधान के किन भागों में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई। तो मूल कर्तव्य में चेंजेस हुआ। जी हाँ, मूल कर्तव्य में चेंज हुआ। मूल कर्तव्य हमारा संविधान के भाग 4 के 4th A में दिया हुआ है। 4th A में क्या दिया हुआ है? 4th A में 51A आर्टिकल में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 51, ठीक है। जब हमारा संविधान तैयार हुआ उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, 2000 में इसको जोड़ा गया। 51 आर्टिकल में, 51A आर्टिकल में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया कि कोई भी माता पिता हैं अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का उनका कर्तव्य होना चाहिए। यानी किसी भी माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल विद्यालय में भेजे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये 2002 में हुआ संशोधन। 46वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में इसको ऐड किया गया। ठीक है, सेकंड मूल अधिकार। जी हाँ, मूल अधिकार में भी 46वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये ऐड किया गया कि आर्टिकल 21A में सबको अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकार में इसको ऐड किया गया कि सबको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये उनका मूल अधिकार है। ठीक है, और फिर थर्ड है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी ये ऐड किया गया कि राज्य
जन्म से 6 वर्ष के बच्चे की पूरी स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। तो पहला मूल कर्तव्य में ये जोड़ा गया कि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने का उनका कर्तव्य है। मूल अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल करना है, उस बात को ऐड किया गया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1997 हेतु क्रियान्वित निकाय है। यह हस्ताक्षरकर्ता देशों में निरीक्षण करने हेतु अधिकृत है। भारत OPCW का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, जो भी इसके देश होते हैं वहाँ पे उनका निरीक्षण करता है, ठीक है, हथियारों का। सेकंड भी करेक्ट है। भारत OPCW का सदस्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि भारत OPCW का सदस्य है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पहला और दूसरा से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CVC की स्थापना 1964 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड, इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थापित किया गया, जिन्हें इसको के सनातन के समिति के सिफारिशों के आधार पे इसको स्थापित किया गया। तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, इसका अधिकार क्षेत्र संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तक विस्तृत है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो हमारा ये दोनों तो रॉन्ग है, यानी यही हमारा आंसर है, क्योंकि पूछ ही रहा है कि गलत कौन सा है। तो हो जाएगा पहला और दूसरा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था? विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। तो हमारा ये विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधक विधेयक को किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता।
यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी 368 की बात होती है तो यहाँ पे विशेष बहुमत से ही उसको पारित किया जाता है। ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, ना कि साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, जहाँ भी आर्टिकल 368 की बात हो तो वहाँ पे विशेष बहुमत ही लगेगा, साधारण बहुमत से बात नहीं बनेगी। तो यहाँ साधारण बहुमत दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजन करने का प्रावधान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा विधेयक पास होता है उसके लिए हमको संयुक्त बैठक नहीं बुलानी पड़ती। पहले वो विधेयक लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही दिया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आगे की सीरीज़ भी लाऊंगी। ठीक है, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए अपने एग्ज़ाम की। नेक्स्ट मंथ में 5 जून को जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, तो आप अच्छे से टेस्ट सीरीज़ वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। जय हिंद।